वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIEE आपका जो एग्जाम है ICAR का, उसका एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी दैट इज यूनिट नंबर 9 का पार्ट 4। ठीक है, और इस पार्ट 4 में हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है और ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिनका मेन कंट्रीब्यूशन है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल फार्मिंग से कोई भी हमारा जो भी क्रॉप है हम उसे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ईल्ड है, ईल्ड का मतलब जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो एक लिमिटेड नंबर का अमाउंट मिलता है, उसका बायोमास ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता है। और अगर हमें अपनी बायोमास यानी कि जो लाइक अगर हमने गेहूं की खेती की है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, चावल की खेती उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग से पता कुछ और भी अपनी टेक्नोलॉजी लगानी होगी ताकि वो जो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए और उसकी क्वांटिटी भी इम्प्रूव हो जाए। सारी की सारी इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ हैं जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, क्योंकि पेड़ों में भी तो बीमारियां लगती हैं, और उनका प्रोडक्शन हाई हो जाए, तो वो सब करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग के डिफरेंट मेथड साइंटिस्ट यूटिलाइज करते हैं। उनको पहले अपनी लैब में चेक करते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चेक करते हैं, उसके बाद वो वैरायटी कई जनरेशन तक, कई सीजन्स तक उसको ब्रीडिंग करने के बाद जब वो एकदम अप्रूव्ड हो जाती है तो उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या बताया मैंने आपको? इट कैन ओनली ईल्ड अ लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, है ना। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड इंक्रीज इन एरिया कैन इंक्रीज ईल्ड बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अगर हम उसका मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा सा करें और एरिया थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी लेकिन कुछ ही एक्सटेंट तक बढ़ेगी, बहुत ज्यादा उसमें कई फोल्ड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो कई फोल्ड अगर इंक्रीज करना है तो हमारे को प्लांट ब्रीडिंग के कई मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। सो प्लांट ब्रीडिंग इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट हैज हेल्प टू इंक्रीज यील्ड इन अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग से क्या होगा? बहुत सारे बड़े स्तर पर प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाता है। ये देखिए इस पिक्चर में हमें कौन से साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं? ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं, MS स्वामीनाथन जी हैं, जो मेनली जिनको क्रेडिट जाता है फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, है ना। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? इट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर कंट्री टू मीट नेशनल रिक्वायरमेंट of the food production but also help us even to export it। यानी इन्होंने, इनकी टेक्नोलॉजी ने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इन्होंने इतने गुना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था कि हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही रही थी। हम इस स्थिति में भी आ गए थे 1960 के आसपास कि हम अपने जो राइस है, व्हीट है, मेज है, उसको एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, सो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। इसमें इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग का टेक्नोलॉजी लगाई थी, क्या करने के लिए? टू डेवलप हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हाट? मैंने जैसे कि आपको बताया, व्हीट, राइस एंड मेज, इन तीनों की हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी इन्होंने डेवलप करी थी थ्रू प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। तो अब प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है, इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग इज नथिंग बट इट इज द मैनिपुलेशन of plant species in order to create desired plant type that are better suitable for cultivation, give better yield and disease resistant। प्लांट स्पीशीज को इस तरीके से मैनिपुलेट करना, उनकी मेटिंग करा के इस तरीके से मैनिपुलेट करना प्लांट को ताकि वो कल्टीवेशन के लिए बेटर हो, आसानी से हम कल्टीवेट कर पाएं, उसकी यील्ड हमें ज्यादा मिल पाए और वो हमें डिजीज फ्री मिल पाए। ठीक है, ये सारी की सारी क्वालिटीज जिसमें आ जाएंगी, तो जो मेथड लगेगा उसे प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम 1000 years ago सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग तो
बहुत सालों से होती है, लगभग 10,000 12,000 साल से कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होती है, वो करते हैं बहुत पुराने टाइम से। लेकिन जो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग है उसका जो वो अभी अभी मतलब इतनी पुरानी नहीं है, ठीक है। ओके, many present day crop are the result of domestication of ancient time. Today all our major food crop are driven from the domestic variety. Classical plant breeding involved crossing or hybridization of pure lines. जितने भी pure line थी उनका hybridization करने के बाद या क्रॉसिंग करने के बाद नई जो ब्रीड है वो डेवलप हुई, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उनमें भी जो बेस्ट थी उनको आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया गया और फिर उनको कई जनरेशन तक ग्रो किया गया। जब देखा कि हाँ जिस करेक्टर को हम देखना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन में पास हो रहा है, उसके बाद उसको अडेप्ट किया गया एज अ न्यू स्पीशीज या सॉरी न्यू ब्रीड। स्पीशीज कहना यहाँ गलत होगा, न्यू ब्रीड की ये हमारी हाइब्रिड ब्रीड है, या फिर हम प्लांट के केस में उसे वेराइटी कह सकते हैं, न्यू वेराइटी या हाइब्रिड वेराइटी, ठीक है। सो फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट ऑफ हाई यील्ड, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। ये तीन मेन कैरेक्टर हैं, हाई यील्ड, न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। जब क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, प्योर लाइन देखी और उसको फिर आर्टिफिशियली इन तीनों क्वालिटी को लेकर सेलेक्ट किया गया। फिर द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक्स, जैसे जैसे जेनेटिक्स का एडवांसमेंट हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, टिश्यू कल्चर का एडवांसमेंट हुआ, और अब तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग का हुआ। तो और भी ज़्यादा मॉडर्न लेवल पर जिस जिस चीज़ से हमारी क्रॉप रजिस्टेंट थी, जैसे कि हमारी जितना भी मार्जिनल एरिया है वहाँ सॉल्टी एरिया है, तो जो हाइपर सलाइन एरिया में हर क्रॉप तो उग नहीं सकती है, ग्रो नहीं कर सकती, तो कुछ ऐसी वेराइटीज डेवलप करना जो सॉल्ट टॉलरेंट हो। कुछ सूखा जहाँ पर राजस्थान के एरिया में पड़ता है या बारिश कम हो जाती है, तो सूखे में भी अगर कोई प्लांट ग्रो कर पाए तो ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना, ये सब आजकल मेन एम हो गए हैं प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जिससे इस तरीके की वैरायटी डेवलप की जाती हैं, जिससे कि डिफरेंट काइंड की जो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस हैं, सलाइनिटी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ड्राउट है, पैथोजन से रेजिस्टेंस है, जैसे कि वायरस और फंगस एक्ट एज अ पैथोजन, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट भी होते हैं, वो भी एज अ पेस्ट काम करते हैं, इनके प्रेजेंस में भी वो ग्रो कर पाए या वो रजिस्ट कर पाए उतने पर्टिकुलर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को। तो उस तरीके की डेवलप जो की जाती हैं वो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स लगते हैं, और उसके बाद टिश्यू कल्चर से वो उस तरीके के प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट में एनालाइज होते हैं, उसके बाद कई जनरेशन तक कंट्रोल्ड फील्ड एनवायरनमेंट में ट्रायल के बाद मार्केट में उतारे जाते हैं, ठीक है। सो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर कैरिड आउट इन अ सिस्टमेटिक मैनर वर्ल्ड वाइड और ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जितने भी ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनकी लेबोरेटरी में। इंडिया की बात करें, CSIR जो है हमारी, उसकी जो लेबोरेटरी जहाँ पर प्लांट जेनेटिक्स का काम होता है, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का काम होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होता है, और कुछ कमर्शियल कंपनीज भी हैं वो इन प्रोग्राम्स को रन करती हैं जहाँ प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम होते हैं। तो अब जेनेटिकली इम्प्रूव अगर हमें कोई वेराइटी करनी है, नई वेराइटी बनानी है, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, क्या क्या हमारा क्या कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा, कौन सा सेकंड होगा, हमें कैसे स्टेप बाय मैनर में आगे बढ़ना होगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Collection of variability. Genetic variability is the root of any breeding program. In crops, pre-existing genetic variability is now available for wild relatives of the crop. जितने भी वेरिएबल टाइप हैं, स्पीशीज हैं, स्पीशीज कहना गलत है, वेरिएबल किसी एक प्लांट के टाइप की जितनी भी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल हैं उनको कलेक्ट करना, ठीक है, और उनको फिर कलेक्ट करके सभी के करेक्टर्स देखना, उनके कलेक्शन के बाद उनको हम प्रिजर्व करेंगे, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वेराइटी स्पीशीज रिलेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्टिवेटेड वेराइटी, उनके रिलेटिव जितने भी हैं उनको कलेक्ट करना, वाइल्ड वेराइटीज को भी कलेक्ट करना, उन स्पीशीज को कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व कर देना, ठीक है। उनको जब हमने कलेक्ट किया, डिफरेंट वेराइटीज को
कलेक्ट किया और उनको प्रिजर्व किया और उनके स्टेप्स को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। और जो हमारी है, हमारा फोकस है किसी प्रोजेक्ट पर कि हमें ये सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी हमें, से फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, हमें डेवलप करनी है। तो जितनी भी वैरायटी मैंने कलेक्ट करी है उसमें से सबसे ज्यादा हाई सॉल्ट कौन रजिस्ट कर पाता है, उन वैरायटीज को चूज करेंगे फॉर डेवलपमेंट। हमें जितनी भी नई वैरायटी डेवलप करनी है उनके डेवलपमेंट के लिए उन 100-150 अगर ली तो 5-7 कुछ वैरायटीज होगी जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट करेंगी। उन 5-7 को लेकर हम आगे के प्रोग्राम में चलेंगे, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, तो इसमें हम डिफरेंट वैरायटीज, वाइल्ड वैरायटी हो गई, स्पीशीज हो गई, रिलेटिव टू कल्टिवेटेड स्पीशीज हो गई, इन सबको कलेक्ट करते हैं फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोर करेंगे एंड फॉर नेचुरल जीन्स अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। ये जितनी भी पॉपुलेशन हमने उसकी ली उसमें नेचुरली भी कुछ जीन्स होंगे जो ओवर एक्सप्रेस होते हैं। जीन ओवर एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर जीन ओवर एक्सप्रेस होगा तो उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए उसमें प्रोटीन बनेगी, है ना। और प्रोटीन जब बनेगी तो प्रोटीन फिर उसके लिए काम करेगी। अगर मैं सलाइनिटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो अगर सलाइनिटी के लिए मैंने कोई जीन देखा है, अगर वो ओवर एक्सप्रेस करेगा तो वो हाई सलाइन कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करने में उसकी प्रोटीन रिलीज होगी, वो टॉलरेट कर पाएगा। इस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि अगर नेचर, क्योंकि जीन्स तो सभी प्लांट्स में मौजूद हैं, लेकिन किसी में वो ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, किसी में ओवर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर। जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उस पर डिपेंड करता है कि जीन का एक्सप्रेशन लेवल क्या होगा, ठीक है। तो जैसे एनवायरमेंट में वो प्लांट वाइल्ड कंडीशन में ग्रो कर रहा है, अगर उसका हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला एनवायरमेंट होगा तो वो वहां पर ओवर एक्सप्रेस करेगा एज कंपेयर टू अदर्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट हमारी हेडिंग है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। चलिए सेकंड हेडिंग, हाँ, इसके बाद जो कलेक्शन है, यस, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। द एंटायर कलेक्शन इज नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या कहा जाता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द एंटायर कलेक्शन of plant, it may be plant or it may be seed, in the form of plant or in the form of seed, कुछ भी हो सकता है ये। So the entire collection having all the diverse allele for all genes in a given crop, एक ही crop के लिए जितने भी डाइवर्स अलील हैं उनका कलेक्शन इज नोन एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। अब जब हमने कलेक्शन कर लिया, उसके जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इवेल्युएशन। उसको इवेल्युएट करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से किसको एज अ पेरेंट लिया जाए। सो इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है। सो जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड so as to identify plant with desirable character, with desirable combination of character, right, not a single character, लेकिन एक से ज्यादा character हम ले सकते हैं। The selected plant are multiplied and used in the process of hybridization. जो कोई भी 2, 4, 6 इतने ही सेलेक्ट होंगे, जो भी प्लांट सेलेक्ट हुए उनको फिर हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के लिए सेलेक्ट किया जाता है और फिर उनकी प्योर लाइन डेवलप की जाती है। प्योर लाइन आर क्रिएटेड वट एवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले उन्हीं की प्योर लाइन बनाई जाएगी। जब प्योर लाइन कई सारे हाइब्रिडाइजेशन के बाद मिल जाएगी, उसके बाद उनका प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। सो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड प्लांट्स, जो हमने प्लांट पेरेंट सेलेक्ट किए हैं उनके बीच में जब प्योर लाइन फॉर्म में वो हमारे पास आ गया, उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा। थर्ड हेडिंग, सो द डिजायर करेक्टर have very often to be combined from 2 different plants. For example, high protein quality of one parent may need to combine with the disease resistant from the another parent. तो हमने 2 पेरेंट सेलेक्ट करे, एक पेरेंट की जो प्योर लाइन है उसमें हमने ये करेक्टर देख लिया कि ये इसमें प्रोटीन क्वांटिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इस प्लांट की, इस क्रॉप की, इस वेराइटी में प्रोटीन क्वालिटी हाई है, लेकिन ये डिजीज से रेजिस्टेंट नहीं करता। जबकि दूसरी वेराइटी में हमने क्या देख लिया कि दूसरी में वो डिजीज रेजिस्टेंट है, उसमें कोई भी डिजीज नहीं लग पा रही है, ना वायरल लग रही है ना फंगस लग रही है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है। तो उन दोनों की प्योर लाइन का प्लांट हमने ले लिया और उनके बीच में फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, द 2 पेरेंट आर प्रोड्यूस हाइब्रिड that genetically combine the desired character of the
वन प्लांट। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा तो इसमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग and tedious job since the pollen grains from the desired plant chosen as a male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as a female parent. Also, it is not necessary that the hybrid do combine with the desirable character. Usually only one in few hundreds to 1000 crosses शो द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। हमने तो पर्टिकुलर दो क्वालिटीज लेने के लिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया है, लेकिन ऐसा जरूरी होता नहीं है कि हमें वही दो कैरेक्टर वाले अगली जनरेशन में प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है अगर हम ट्रेडिशनल वे से चलते हैं तो। एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। क्या होगा कि मेल प्लांट्स हैं उनके पहले पोलन से इकट्ठे करिए और जो फीमेल हैं उसके स्टिग्मा पर रखेंगे, तो टीडियस जॉब भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें एरर के चांसेस भी काफी होते हैं। ठीक है, सो एंड जब एनीवेज जब इतना प्रोसेस हमारा हो जाएगा उसके बाद सिलेक्शन एंड टेस्टिंग टू द सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन जब हमने कर लिया, ठीक है, 100 and 1000 में से कुछ हमें मिलेंगे, लेकिन उनको हमें सेलेक्ट करना होगा कौन से हैं जो हमारी क्वालिटीज वाले हैं। उनको सेलेक्ट किया, टेस्ट किया और जिनमें सुपीरियर क्वालिटी जो हम चाह रहे थे हैं उनको फिर सेपरेट आउट कर लिया। सो दिस स्टेप कंसिस्टिंग ऑफ सिलेक्शन अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड दोज प्लांट दैट हैव द डिजायरेबल character combination. The selected process is crucial to success of the breeding objective and require careful scientific evaluation of the progeny. और उसको देखना पड़ेगा कि वो जो हमने जिन करेक्टर के लिए हमने ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया है वो उस हाइब्रिड से नेक्स्ट जनरेशन में पास भी होना चाहिए, है ना, तभी तो हमारा सक्सेसफुल हाइब्रिड बना जाएगा। So this step yields plants that are superior in both the parents. These are self pollinated, जो सुपीरियर होंगे और जिनमें स्टेबल रहेगा वो पर्टिकुलर जीन, तो उनको सेल्फ पॉलिनेटेड किया जाएगा कई जनरेशन तक, और जब तक कि उसमें वो जो करेक्टर हमने डाले हैं वो यूनिफॉर्मिटी में ना आ जाए, यानी कि होमोजाइगोसिटी उसमें डेवलप ना हो जाए, सो दैट द करेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट इन द प्रोजेनी। मालूम पड़ा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन करा के कुछ ही प्लांट्स हमें मिले लेकिन हमें क्रॉस हाइब्रिड्स मिल गए और वो हाइब्रिड वो पर्टिकुलर करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर पा रहे हैं, या नेक्स्ट में कर पा रहे हैं तो उसके नेक्स्ट में नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक कई जनरेशन तक उसको सेल्फ पॉलिनेटेड करके उसकी कई जनरेशन स्टडी नहीं की जाती हैं, ये देखा नहीं जाता कि ये जो करेक्टर हमने डेवलप किया है, हाइब्रिड बनाया है, वो यूनिफॉर्मली हर जनरेशन में पास हो रहा है, तब तक हम उसे एज ए न्यू ब्रीड का नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि अगर वो करेक्टर सेग्रीगेट हो गया तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो 5th पॉइंट रहेगा दैट इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर। ये जो नया कल्टीवर बनाया है उसको टेस्ट किया जाएगा। न्यूली सिलेक्टेड लाइन आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रायल्स ऑफ क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट। जब अगर ओके हो जाएगा तब इसको कमर्शियली दिया जाएगा फार्मर्स को, ये जो भी नया कल्टीवर बनाया गया है। दिस इवेल्युएशन इज डन बाय ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च लेबोरेटरीज फर्स्ट, ग्रीन हाउसेज में डेवलप किया जाता है, फिर रिसर्च फील्ड में इनको डेवलप किया जाता है। उनके सारे पैरामीटर्स, उनकी परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई की जाती है। अंडर आइडियल फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन प्रॉपर है कि नहीं, इरिगेशन प्रॉपर है या नहीं, क्रॉप मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई जनरेशन तक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन हाउस में, देन रिसर्च फील्ड में ग्रो करने के बाद इनको कमर्शियली रिलीज किया जाता है एज अ न्यू कल्टीवर। So the evaluation of research field is followed by testing the material in farmers field for at least, अच्छा यहाँ फार्मर्स फील्ड में भी कम से कम 3 से 4 सीजन तक इनको ग्रो किया जाएगा। 3 ग्रोइंग सीजन तक इनको ग्रो किया जाएगा एट सेवरल लोकेशन, क्योंकि हर लोकेशन के हिसाब से मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर कंटेंट, है ना, एंड जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, सॉइल का टाइप, सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी क्या है, पोरोसिटी वहाँ उसकी क्या है, उन सभी कंडीशंस पर, सेवरल लोकेशंस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस सब को भी
पैरामीटर्स को देखा जाता है और उसको स्टडी करने के बाद उस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। द मटेरियल इज इवेल्युएटेड इन कंपैरिजन विद द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर, जिसे कि एज अ रेफरेंस कल्टीवर माना जाता है। तो इस तरीके से नई जो कल्टीवर हैं उनकी वेराइटीज डेवलप होती हैं। और आपको पता है कि इंडिया जो हमारा है, हमारा जो देश है, ये मेनली एग्रीकल्चर कंट्री या इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो लैंड है, 33% जो इंडिया की जीडीपी है और 62% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। और एग्रीकल्चर मेन जो है काम यहाँ का के लोगों का माना जाता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद मेन जो चैलेंज था वो यहाँ पर वो ये था कि हम अपनी ही पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही थी, हम एनफ फूड नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि एनफ फूड तो तब दे पाएंगे ना जब हमारे पास नए नए तरीके होंगे, नए नए कल्टीवर्स डेवलप करने के, नए नए जो बाहर भी ग्रो करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशंस के हिसाब से डेवलप कर पाएं। तो हम अपनी देश में इंडिपेंडेंस के टाइप पर इस चीज़ के लिए क्राइसिस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि क्राइसिस थी उस टाइम फूड प्रोडक्ट की। हम उतनी क्वांटिटी में गेहूं, चावल ये सब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। केवल लिमिटेड जो लैंड थी वो फिट थी फॉर कल्टीवेशन। तो उस टाइम भुखमरी की स्थिति थी, और उस टाइम पर जब भुखमरी की स्थिति थी तब मेन ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो MS स्वामीनाथन जी हैं, हमारे साइंटिस्ट जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, उन्होंने ये जो ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी है इसको इंट्रोड्यूस करके बहुत नई ब्रीड्स बनाई थी, वीट की, राइस की एंड मेज की। और इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड भी इंडियन गवर्नमेंट और बाहर की गवर्नमेंट से मिले, जैसे कि पद्मश्री 1967 में मिला, रमन मैग्नस अवार्ड इनको मिला 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस 1986, पद्म विभूषण 1972, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987, पद्म विभूषण भी मिला 1989, और रिसेंटली भारत रत्न भी इनको इस साल मिल रहा है ना। तो उस फेज को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की लीडरशिप में हुआ था, और डिफरेंट हाई वैरायटी ऑफ वीट, राइस एंड मेज की डेवलप की गई थी, जिससे ना केवल हमारे देश में बल्कि हम इस स्थिति में भी पहुंच गए थे कि हम अपने जो जितने भी क्रॉप्स हैं, ये जितनी हाई यील्डिंग वैरायटी हैं, उनको एक्सपोर्ट कर पाएं। सो वीट एंड राइस ड्यूरिंग 1960 टू 2000 वीट प्रोडक्शन कितना बढ़ा? ये जो वीट प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन से लेके 75 मिलियन टन तक हो गया था, जबकि राइस प्रोडक्शन ये 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन, रिमार्केबल इंक्रीज हुआ था। ठीक है, दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट एंड राइस। नोबेल लॉरिएट नॉर्मन ई वर्लॉज एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप सेमी ड्वार्फ वीट। सेमी ड्वार्फ वीट जो है इन्होंने डेवलप किया था। एंड 1963 में सेवरल वेराइटीज ऑफ सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये नाम आपको याद करने हैं। ये जो कि बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी थी और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी थी वीट की, ये ऑल ओवर इंडिया ग्रो करने लगी थी और इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, सेमी ड्वार्फ राइस जो वैरायटी है ये बनी है IR8 से, जो कि फिलीपींस का इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया था, एंड ताइचुन नेटिव वन ताइवान से के क्रॉस से डेवलप किया गया था। दीज डेरिवेटिव जो बने थे, दीज डेरिवेटिव वर इंट्रोड्यूस इन 1966, IR8। ठीक है, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी किस किस के मिलने से बनी थी? IRRI फिलीपींस की वैरायटी एंड ताइचुन नेटिव वन की वैरायटी से। और इसके बाद बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया एंड रत्ना, ये जो मैंने यहाँ पर फोटो आपको दिखा रखे हैं, रत्ना राइस एंड जया राइस, इट वर डेवलप इन द इंडिया। सिमिलरली जो शुगर केन है, सैक्रम बारबेरी, ये जो सैक्रम बारबेरी है, ये बॉटनिकल नेम है इसका, वाज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो शुगर कंटेंट है वो उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो साउथ इंडिया का जो गन्ना था या शुगर केन जिसे कहते हैं, ट्रॉपिकल केन्स, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये जो बॉटनिकल नेम है इसका स्टेम थिक था
और इसका शुगर कंटेंट भी हाई था। तो इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद नई वैरायटी बनाई गई जिसमें हाई यील्ड थी, थिक स्टेम था एंड हाई शुगर कंटेंट था, जिसको फिर नॉर्थ इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया ग्रो करने के लिए। तो किस किस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ? सोरगम बारबेरी ये वाला है, ठीक है, एंड सैकरम ऑफिसिनेरम, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब आता है मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या आएगा? मिलेट्स को हम हिंदी में बोलें तो इसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, है ना, जिसको मोटा अनाज कहते हैं। और ये ज्यादातर सर्दियों में, और इसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की मात्रा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें मिलेट्स में क्या क्या आएगा? जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ये सारे सर्दी में मिलते हैं खाने को, और हाइब्रिड मेज है, ये सारे के सारे मिलेट्स में आते हैं। और आजकल गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है मिलेट्स के प्रोडक्शन को, क्योंकि इसके न्यूट्रिशनल वाइज भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। So hybrid maize, jowar, bajra has successfully developed in India. Hybrid breeding has led to the development of several high yield varieties resistant to water stress, क्योंकि इनको वाटर ज्यादा चाहिए ही नहीं है अपना ग्रो करने के लिए, ठीक है। और इनकी यील्ड हाई, यानी प्रोडक्शन इनका हाई हो और वाटर स्ट्रेस को भी ये झेल पाए। तो उस तरीके की वेराइटीज डेवलप की गई थी इंडिया में। अब आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज के लिए प्लांट कैसे ब्रीड होगा? आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, ये भी कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस पैदा करते हैं, बीमारी लगा देते हैं, ठीक है। और इससे कम से कम 20 से 30% जो टोटल हमारी क्रॉप होती है वो नष्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ डिजीज। So in this situation, breeding and development of cultivar resistant to disease enhanced food production. This also help to reduce the dependence on the use of fungicide and bactericide. अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के बाद आप कितना फंजीसाइड डालेंगे उसके ऊपर, कितना बैक्टीरिसाइड डालेंगे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या हो रहा है, वो ह्यूमन कंज्यूम भी कर रहा है। और जब ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर भी उसकी टॉक्सिसिटी जा रही है। तो बेटर है कि कोई ऐसी वेराइटी डेवलप की जाए जो इन पैथोजन से खुद ही वो रेजिस्टेंस शो करे, ताकि उनको वो बीमारियां ना हो सके, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन from causing disease and is determined by genetic constitution of the host plant. Before breeding is undertaken, it is important to know about causative agent and the mode of transmission. Causative agent है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या ये फंगस है या बैक्टीरिया है या वायरस है, और उसको ट्रांसमिशन का ट्रांसमिट वो किसके थ्रू हो रहा है? क्या वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, क्या वो सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है ना, या वो इरिगेशन में हम ज्यादा गंदा पानी, पॉल्यूटेड वाटर यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ट्रांसमिट हो रहा है। तो कॉजेटिव एजेंट ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंगस आर रस्ट। रस्ट लग जाती है ना, जैसे कि ब्राउन रस्ट लगती है वीट में, रेड रोट ऑफ शुगर केन, शुगर केन में उसके जॉइंट्स पर रेड रोट डेवलप होता है, लेट ब्लाइंट ऑफ पोटैटो। ये कुछ बीमारियों के नाम है जो फंगस से होते हैं। ये आपको याद रखना है कि फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और बैक्टीरिया से जैसे यहां पर लिखा हुआ है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स एंड वायरस, टीएमबी जो वायरस होता है उससे टोबैको मोज़क डिजीज जो होती है डेवलप, टीएमवी, टोबैको मोज़क वायरस पूरा नाम इसका है, ठीक है। एंड टर्निप मोज़क वायरस बोलते हैं। तो ये वायरल डिजीज है, ये हमें याद रखनी है कि कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है और कौन सी फंगल डिजीज है। सो मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब ये म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या नया टर्म आया यहाँ पर? The conventional breeding method for disease resistant is that the hybridization, पहले हाइब्रिड कराया और जिसमें वो डिजीज के सिम्टम नहीं थे उनको सेलेक्ट कर लिया, है ना, ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया। तो इससे क्या होगा, इट्स अ स्टेप, दीज स्टेप्स आर एसेंशियल टू आइडेंटिफाई टू दोज फॉर ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर सच एज हाई, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे?
पहला स्टेप्स रहेगा स्क्रीनिंग की, जर्म प्लाज्म की जो रेजिस्टेंट सोर्स हैं, डिजीज से रेजिस्टेंट सोर्स हैं, उसके बाद उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया सिलेक्टेड पेरेंट्स का, उसका फिर जो हाइब्रिड कराने के बाद जो प्रोजेनी आई उनका सिलेक्शन किया, इवेल्युएट किया उन हाइब्रिड्स को अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस कि वो वाकई में ग्रो कर रहा है या नहीं। उसके बाद उनकी टेस्टिंग की हर लेवल पर, जो हमने पहले सारे पॉइंट्स ये डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा डिटेल में नहीं ले रही हूँ। टेस्टिंग की और फिर नई वेराइटी रिलीज कर दी। ठीक है, सम क्रॉप वेराइटी ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरल। जैसे कि ये सारी की सारी टेबल में वेराइटीज हमारे को दिखाई गई हैं। वीट है, वीट की हिमगिरी जो वैरायटी है ये लीफ एंड स्ट्रिप्स रस्ट एंड हिल बर्न्ट, इसके लिए रेजिस्टेंट डेवलप की गई है। ब्रेसिका की पूसा स्वर्णिम जो वैरायटी है करण राय वाली, ये वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये हमें नाम याद होना चाहिए। ब्रेसिका की कौन सी वैरायटी है? कालीफ्लावर की पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइंड ब्लैक रोट, इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। काओपी पूसा कोमल, इट इज रेजिस्टेंट फॉर बैक्टीरियल ब्लाइंड। चिली पूसा सदाबहार, चिली मोजक वायरस, टोबैको मोजक वायरस एंड लीफ कर्ल, इन तीनों के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई हैं। ये कुछ नाम है, ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज किसके लिए रेजिस्टेंट है और उस वैरायटी का क्या नाम है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। So conventional breeding is often constrained by the availability of limited number of disease resistant gene. जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से दो ब्रीडिंग जो रेजिस्टेंट हैं वेराइटीज, उनको सेलेक्ट किया, एज अ पेरेंट लिया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, नया कल्टीवर डेवलप किया, फिर उसको कई लेवल तक चेक किया, है ना, फिर फील्ड ट्रायल किया, उनको अगर हम उस लेवल से कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं तो उसमें कुछ ही डिजीज रेजिस्टेंट जीन हैं जो ओवर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ये बता पा रहे हैं कि हाँ हम रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, सभी नहीं कर पा रहे हैं, तो जब सभी नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें म्यूटेशन इंड्यूस करना पड़ेगा, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन, देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस, समटाइम लीड टू डिजायरेबल जीन बीन आइडेंटिफाई, वो जो जीन है वो वाकई में स्टिमुलेट हो रहा है या नहीं, ओवर एक्सप्रेशन कर रहा है या नहीं। अगर वो एक्सप्रेस होगा जीन, अगर हमने कोई म्यूटेशन क्रिएट किया, अच्छा म्यूटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, म्यूटेशन अल्ट्रावायलेट रेज से कर सकते हैं, या देयर आर सो मेनी टाइप, वो हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि हम म्यूटेशन क्रिएट कैसे करेंगे। म्यूटेशन क्रिएट किया करके क्या हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर जीन अवेलेबल है उस जर्म प्लांट्स के अंदर, उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हम कर दें कि वो जीन ज्यादा एक्सप्रेस होने लगे। ठीक है, और जब वो ज्यादा एक्सप्रेस होने लगेगा तो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, सो इंड्यूस म्यूटेशन इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड टू डिजायरेबल जीन बीइंग आइडेंटिफाइड। प्लांट हैविंग दीज डिजायरेबल कैरेक्टर कैन देन बी ईदर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली, उनको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग, या तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर उनको ब्रीडिंग में यूज कर लिया जाता है। अदर ब्रीडिंग मेथड दैट आर यूज्ड इन सिलेक्शन अमंग्स कौन कौन से हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये और भी एडवांस साइंस हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ठीक है, एंड सोमाक्लोनल वेरिएशन, इनके थ्रू भी नए नए प्लांट की वैरायटी कल्टीवर डेवलप किए जाते हैं। तो म्यूटेशन से कैसे करेंगे? म्यूटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन are created through change in base pairs or base sequence within a gene resulting in the creation of new character or trait not found in the parental type। उसके बेस सीक्वेंस में कुछ ऐसा चेंज करना जो उसके पेरेंट में नहीं था, इस तरीके का चेंजेस करना थ्रू म्यूटेशन, ताकि एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाए, और ऐसा कैरेक्टर जो उसकी पिछली जनरेशन में प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरीके जिस प्रोसेस के थ्रू ये किया जाता है उसको म्यूटेशन कहा जाता है। इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू द यूज ऑफ गामा रेडिएशंस, ठीक है, एंड सिलेक्शन एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है इसको?
mutation breeding. In mung bean, resistance to yellow mosaic plant and powdery mildew are induced by mutation. जो मूंग की दाल है, मूंग बीन जिसे कहा जा रहा है, इसमें येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया गया है. Several wild relative of different cultivar species of plants have been shown to have certain resistant character but have very low yield. इनकी yield बहुत कम होती है. जिनको वाइल्ड के साथ नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है उसके तरह जब ब्रीड कराते हैं और ग्रो करते हैं तो उनकी ईल्ड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है. हेंस देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंट जीन्स. अगर उसी पर्टिकुलर नेक्स्ट जनरेशन के जीन में उसी प्लांट का जो नेक्स्ट जनरेशन मिली उसके बेस पेयर में चेंजेस किया तो वो करेक्टर तो आ गया, लेकिन उसकी ईल्ड उतनी नहीं बढ़ पा रही है. यानी कि हमें वो जो क्रॉप है वो उतनी अमाउंट में नहीं मिल पा रही है जो पैथोजेंस को या पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस शो करे. तो इस केस में क्या किया गया, इस केस में जहां उग रहा है वो प्लांट, जैसा कि मैंने आपको बताया हर वैरायटी में जो गेहूं है या राइस है वो हर तरीके के मौसम में उग रहा है. तो जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले में उग रहा है वो उस नेचुरली उग रहा है. ठीक है, नेचुरली वहां पर आता है, उस पैदा करते हैं लोग. वहां वाली जो वैरायटी है वो नेचुरली हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसके अंदर ज्यादा टॉलरेंस पावर होगी, है ना. तो वहां का जीन अगर लेके जो नॉर्थ में राइस उग रहा है उसमें अगर ट्रांसफर कर दें थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल, तो इस तरीके से हम ज्यादा रेजिस्टेंस पावर वाली वैरायटी और कल्टीवर्स डेवलप कर सकते हैं ना. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. और जब इस तरीके के मॉलिक्यूलर टूल्स को हम लगाते हैं तब इनको कहा जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें टिश्यू कल्चर के थ्रू भी इस तरीके के मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंट जीन इनटू द हाई यील्डिंग कल्टीवर वेराइटी. और इनको क्या कहा जाएगा, मैंने जैसा कि आपको बताया ट्रांसजेनिक plants. Resistance to yellow mosaic virus in bhindi was transferred from the wild species and resulted in a new variety of that bhindi from called परभनी क्रांति. इसे परभनी क्रांति कहा जाता है. ठीक है, जिसमें और केवल भिंडी नहीं, बहुत सारी हमारी वीट की वैरायटी इस तरीके की आजकल डेवलप हो चुकी हैं. सलाइनिटी टॉलरेंस की बहुत सारी वैरायटी डेवलप हो चुकी है. बल्कि सलाइनिटी टॉलरेंस के लिए तो जितने भी हेलोफाइट्स हैं जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को ग्रो करते हैं, वहां से जीन्स लिए उन जीन को पूरा स्टडी करना और जो सॉल्ट टॉलरेंट कर रहे हैं उनसे फिर जितनी भी क्रॉप है उनमें जीन ट्रांसफर करना. ड्राउट टॉलरेंस वाली जितनी भी वैरायटी हैं वो सारी टेम्परेचर टॉलरेंट वाली, कोल्ड टॉलरेंस वाली आजकल डेवलप की जा रही हैं लगातार. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. थैंक यू.